हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। आज का ये वीडियो बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड, मानव के रक्त के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो में मैंने मानव रक्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को शामिल किया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। रक्त का जो अध्ययन कहलाता है वह सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है रक्त एक प्रकार का क्या है। इसका सही आंसर होगा कोलाइड। रक्त एक प्रकार का कोलाइड है। आपने पढ़ा होगा निलंबन और कोलाइड के बारे में, तो रक्त एक प्रकार का कोलाइड है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर होगा 7.4। रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। देखिए पीएच वैल्यू मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में आप जान लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वह जो होता है क्षारीय होता है, और 7 से कम हो तो वो अम्लीय होता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त क्या है, क्षारीय है या अम्लीय है। तो आंसर क्या होगा, रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है मतलब 7 से ज़्यादा है, इसलिए यह क्या है, एक क्षारीय है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो रक्त क्या है तो यह क्षारीय है। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा में। देखिए याद रखिएगा कि शरीर में जो है रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का या प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो ये सारे का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला प्रश्न है भ्रूण अवस्था में जो है अगर रक्त का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही आंसर है मेसोडर्म। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है माँ के गर्भ में, तो उस समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है। इसका सही आंसर होगा मेसोडर्म। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा प्लीहा। आरबीसी का कब्र के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। तो दोनों यहाँ पे है कि ब्लड बैंक के नाम से भी प्लीहा को जाना जाता है और आरबीसी के कब्र के नाम से भी प्लीहा को जाना जाता है। और प्लीहा को ही स्प्लीन भी कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी नाम स्प्लीन। एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है प्लीहा की जगह स्प्लीन, तो याद रखिएगा स्प्लीन को ही प्लीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। इसका सही आंसर होगा 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर मैन के बारे में पूछा जाए, एक अगर आदमी के बारे में कि कितना ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर वोमेन के बारे में पूछ ले तो उस समय 13 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। वोमेन के बारे में पूछा जाए तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर, और मैन के बारे में पूछा जाए तो 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगला प्रश्न है रक्त का परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो रक्त के परिसंचरण की जो खोज किया था ये विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है। इसका सही आंसर होगा 60%। रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है। रक्त में 2 प्रकार के होते हैं। रक्त को 2 भागों में बांटा गया, एक प्लाज्मा में और दूसरा रुधिराणु में। तो प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो 60% और रुधिराणु का जो प्रतिशत होता है वो 40% होता है। अगला प्रश्न है रक्त में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। कितनी नहीं, किसकी होती है, तो प्लाज्मा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्लाज्मा आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त में रुधिराणु कर्पसल्स कितना % होता है। तो रक्त में कर्पसल्स या रुधिराणु का जो प्रतिशत होता है वो 40% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो रुधिराणु में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो आरबीसी की होती है। रुधिराणु कर्पसल्स 40% होता है और इस 40% में आरबीसी की जो मात्रा होती है वो 95% होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है रुधिराणु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रुधिराणु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है हीमेटोक्रीट। हीमेटोक्रीट के नाम से रुधिराणु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी।
मानव रक्त का सबसे छोटी जो कोशिका है वो आरबीसी है। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो है थ्रोम्बोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट है, और आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट है। एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, सारे याद हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर होगा लगभग 120 दिनों की। आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी है। अगला प्रश्न है किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा एनीमिया। आरबीसी की कमी से, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? इसका सही आंसर होगा 3 से 4 दिनों की। डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि होती है वो 3 से 4 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है उत्तक कोशिका के प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा प्रोटीन। उत्तक कोशिका को जो प्रोटीन प्राप्त होता है कहाँ से होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? इसका सही आंसर होगा फाइब्रिनोजन या और प्रोथ्रोम्बिन। रक्त को जमाने में जो प्रोटीन हिस्सा लेता है, भाग लेता है, वो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर पूछ ले कौन सा विटामिन तो विटामिन के, अगर पूछ ले कौन सा तत्व तो उस समय कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों चीज़ों को। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन उत्तक से फेफड़े तक किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ग्लोबिन के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन उत्तक से हमारे शरीर के अन्य उत्तकों से फेफड़े तक होता है। और यह ग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हीमो और प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या करता है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को सभी उत्तकों से फेफड़े तक पहुंचाता है। और हीमो क्या करता है? यह हीमो जो है हमारे जितने भी ऑक्सीजन होते हैं इनको सारे उत्तक तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में करता है? इसका सही आंसर होगा बाइकार्बोनेट के रूप में यह हमारे उत्तकों से फेफड़े तक इसको ले जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बिलीरुबिन। प्लाज्मा का जो हल्का पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में और लिम्फ नोड में, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। अच्छा, यकृत और प्लीहा में कब होता है? तो यकृत और प्लीहा में निर्माण तब होता है जब इंसान की जो कंडीशन है या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता जो कम हो जाए या फिर बहुत बीमार हो जाए, उस कंडीशन में जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में भी होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड से जो है डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो काफ़ी कम मात्रा में हो पाता है। इसी कारण से इस क्रिटिकल कंडीशन में यकृत और प्लीहा में भी श्वेत रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाता है, इसलिए हमें डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाने के लिए विटामिन ए का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन ए से युक्त भोजन को जरूर अच्छे से करना चाहिए। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इससे जो रोग होता है उसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से जो रोग होता है उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। इसे ही हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का आकार किसके समान होता है? इसका सही आंसर होगा अमीबा के समान। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है, शेप होता है, वो अमीबा के समान होता है। अगला प्रश्न है श्वेत रुधिर कोशिका कितने प्रकार की होती है? डब्ल्यूबीसी जो होता है कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 2 प्रकार। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कण कोशिका और अकण कोशिका। कण कोशिका और अकण कोशिका। अगला प्रश्न है
कण कोशिका कितने प्रकार की होती है? सही आंसर होगा 3 प्रकार का। कण कोशिका भी 3 प्रकार के कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसिलोफिल्स और एसिनोफिल्स, ये 3 प्रकार की कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कौन सा WBC सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है? सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। मानव रक्त में न्यूट्रोफिल्स WBC की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं से लड़ने में कौन सा WBC काम आता है? सही आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स WBC जो है जीवाणुओं से लड़ने में काम आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एलर्जी से लड़ने में कौन सा WBC काम आता है? सही आंसर होगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है एलर्जी से लड़ने वाला क्या है? WBC है। तो अगर पूछ ले कि एलर्जी से लड़ने में कौन सा WBC काम आता है तो वो होगा बेसोफिल्स, और जीवाणुओं से लड़ने में न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा WBC कौन सा है? बेसोफिल्स नहीं होगा, लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ और विषाणुओं से कौन सा WBC लड़ता है? अगर हमारे शरीर में जैसे मच्छर के काटने से प्रोटोजोआ पहुंच जाए, अगर किसी के द्वारा किसी के कारण से हमारे शरीर में विषाणु पहुंच जाए तो इस प्रोटोजोआ और विषाणु से कौन सा WBC लड़ता है? इसका सही आंसर होगा एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो है प्रोटोजोआ और विषाणुओं से लड़ता है। अगला प्रश्न है कि अकण कोशिका कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार की। जिस प्रकार से कण कोशिका 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से अकण कोशिका भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, घाव को भरने में किसका प्रमुख योगदान है? सही आंसर होगा मोनोसाइट। घाव को भरने में प्रमुख योगदान मोनोसाइट का होता है। अगला प्रश्न है, WBC में सबसे ज़्यादा बड़ा आकार का कौन सा होता है? तो WBC में जो जिसका आकार सबसे बड़ा होता है वो है मोनोसाइट। मोनोसाइट का आकार जो है WBC में सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, किसे जो है जीवाणु भक्षक के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर होगा मोनोसाइट। मोनोसाइट को जीवाणु भक्षक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट का आकार किस प्रकार का होता है? सही आंसर है T आकार का। लिम्फोसाइट का आकार होता है वो T आकार का होता है, मतलब T साइज का होता है, इसीलिए लिम्फोसाइट को T सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि T सेल के नाम से किसे जाना जाता है तो सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे छोटा WBC कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मानव रक्त में सबसे छोटा WBC है। ठीक है, और सबसे बड़ा हो गया WBC मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, ब्लड प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितनी होती है? सही आंसर है 1 सप्ताह। ब्लड प्लेटलेट्स की जीवन अवधि 1 हफ्ते की होती है, 7 दिनों की। अगले प्रश्न है कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। ब्लड में जो प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो भी अस्थि मज्जा, RBC का भी निर्माण अस्थि मज्जा और WBC का भी अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ाना क्या कहलाता है? तो शरीर में अगर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थ्रोम्बोस्टिक। तो थ्रोम्बोस्टिक जो है शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ना कहते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू और चिकनगुनिया रोग में किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर होगा प्लेटलेट्स की। डेंगू और चिकनगुनिया में शरीर में प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का आकार किस प्रकार का होता है? सही आंसर है उत्तल लेंस की भांति। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है उत्तल लेंस के तरह का होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वाहिनिका में से निकलने गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सही आंसर होगा ऑक्सलेट। देखिए, अगर ब्लड कोई डोनेट करता है तो उस ब्लड को इसी तरह से नहीं रखा जाता है, उसमें एक अलग प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है, उसको कहते हैं ऑक्सलेट, ताकि वह रक्त जम ना जाए, ब्लड जम ना जाए। और अगर पूछ ले कि किस प्रकार के ऑक्सलेट को मिलाया जाता है तो मुख्य रूप से सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट को मिलाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त को जमने से बचाने के लिए किस प्रकार के ऑक्सलेट को मिलाया जाता है? तो सोडियम ऑक्सलेट या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? सही आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित एंटीजन में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? सही आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन। रक्त में उपस्थित जो एंटीजन होता है वो किस प्रकार का प्रोटीन होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है,
शरीर में एंटीबॉडी किस प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है? सही आंसर होगा गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन के कारण ही जो होता है, इसी के गामा ग्लोब्यूलिन के प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा गामा ग्लोब्यूलिन। अगर सिर्फ गामा भी याद रहेंगे तो भी याद रह जाएगा और एग्जाम में टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है लिम्फोसाइट। गामा ग्लोब्यूलिन का जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। देखिए लिम्फोसाइट क्या है? WBC का सबसे छोटा कण है, तो लिम्फोसाइट से गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण होता है और इसी गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। ठीक है, तो गामा ग्लोब्यूलिन हो, लिम्फोसाइट हो या फिर एंटीबॉडी, ये तीनों का काम क्या है? रोगों या बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना। अगला प्रश्न है लिम्फोसाइट का क्या काम है? सही आंसर होगा बीमारी से लड़ना या फिर बीमारी से बचाव। लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों से हमें बचाता है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सही आंसर होगा 90%। प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है? 90%। अगला प्रश्न है रक्त का RH फैक्टर की खोज किसने किया? सही आंसर होगा लैंड स्टीनर। रक्त के RH फैक्टर की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। RH फैक्टर कह सकते हैं कि आप इसमें जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप A है या फिर ब्लड ग्रुप B है तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं यही है RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर का मतलब होता है रेसिस, रेसिस होता है। ठीक है, तो यही रेसिस या फिर RH फैक्टर की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सही आंसर होगा सफ़ेद। कॉकरोच के जो ब्लड का कलर होता है वो वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट होता है। अगला प्रश्न है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? सही आंसर होगा नीला। ऑक्टोपस के रक्त का जो रंग होता है वो नीला, ये मतलब ब्लू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है? सही आंसर होगा फाइब्रिनोजन। रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसके अलावा अगर विटामिन पूछ ले तो विटामिन के, और अगर तत्व पूछ ले तो विटामिन कैल्शियम। तत्व पूछ ले तो कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न है एंटीबॉडी कितने प्रकार की हमारे शरीर में होती है? तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगला प्रश्न है एंटीजन हमारे शरीर में कितने प्रकार की होते हैं? सही आंसर होगा 2 प्रकार की। हमारे शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों 2 प्रकार की होती है, A और B। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? A और B। अगला प्रश्न है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर होगा डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त को साफ़ करता है कौन करता है? किडनी करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का किडनी खराब हो जाए तो उस कंडीशन में रक्त को साफ़ करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है जिसको कहते हैं डायलिसिस मशीन। तो ठीक है, तो इसी डायलिसिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है रक्त के अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको छानने में। तो रक्त की अशुद्धियों को छानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त के कितने समूह होते हैं? सही आंसर है 4 समूह। रक्त के जो होते हैं 4 समूह होते हैं। कौन कौन से? रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB और रक्त समूह O। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? समूह पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, इसी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे मतलब ह्यूमंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? किस रक्त समूह वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है? रक्त समूह कौन सा होता है? A, B, AB और O, यही 4 हो गया। तो किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? रक्त समूह O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? सही आंसर होगा रक्त समूह AB। रक्त समूह AB में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि रक्त समूह O वाले में कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर होगा रक्त समूह AB।
रक्त समूह ए बी में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी कारण से रक्त समूह ए बी वाले को कोई भी ए बी या फिर ओ, इनमें से चारों ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है। किसको? ए बी वाले को। इसी कारण से ए बी रक्त समूह वाले को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब सारे जो है ब्लड को एक्सेप्ट करने वाला कहा जाता है। मतलब सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अंग्रेजी में यूनिवर्सल रेसिपिएंट और हिंदी में सर्वग्राही। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वग्राही समूह कौन सा है, तो आंसर होगा रक्त समूह ए बी। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? सही आंसर होगा ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसी कारण से इसे ए बी या फिर ओ, चार प्रकार के जो रक्त समूह, इनमें से सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही सिर्फ ओ रक्त समूह वाले को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। अगर इसे ए बी या फिर ए बी वाले को दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या है? एंटीबॉडी उपस्थित है। ये रिएक्शन कर लेगा, किसके साथ? ए बी के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसीलिए इसे नहीं दिया जाता है। तो रक्त समूह ओ वाले को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि रक्त समूह वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर के नाम से किस रक्त समूह को जाना जाता है? सही आंसर होगा रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त को जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? देखिए यहाँ पे तत्व आ गया, मैंने कैल्शियम बताया था, सही आंसर होगा कैल्शियम। अगला और लास्ट है कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? सही आंसर होगा हेमेटोपाइटिक। हेमेटोपाइटिक से जो होता है रक्त के अस्थि मज्जा से जितने प्रकार के रक्त का होता है निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? सही आंसर होगा हेमेटोपाइटिक। हेमेटोपाइटिक से सभी प्रकार के रक्त का निर्माण होता है। तो ये था आज का जितने भी प्रकार के ब्लड से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया है जो ब्लड से बन सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।